हम ये बात कर ही रहे थे कि अचानक पहाड़ के दामन में एक रोशनी का राउंड का फायर हुआ और सारी वादी रोशन हो गई। हम जल्दी से झाड़ियों के पीछे हो गए। भारतीय फौजी रात को अक्सर यहाँ रोशनी के राउंड का फायर करते हैं ताकि अगर कोई पाकिस्तानी कमांडो पुल की तरफ आ रहा हो तो उसे गोलियों की जद में ले लिया जाए। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था, फिर वो बुझ गया और सारी वादी एक बार फिर तारीकी में डूब गई। सुबह होने से पहले पहले हम वादी का पूरा चक्कर काटकर उसके शुमाल मगरबी कोने में आ गए। यहाँ से हमें सामने पहाड़ के दामन में भारतीय फौज के डिवीजन हेडक्वार्टर की बत्तियां साफ नजर आ रही थीं। यही हमारा टारगेट था। आसमान के मशरकी उफ़ पर सुबह की काफूरी रोशनी नमूदार होना शुरू हो गई थी। उस वक्त तक कमांडो नंबर 9 हमें गाइड करता आया था। हम सेब के एक बाग में से गुजर रहे थे। बाग के इख्तिताम पर एक कोठरी दिखाई दी। कमांडो नंबर 9 ने हमें रुकने का इशारा किया। वो दबे पांव कोठरी के दरवाजे तक गया और दीवार के साथ लगकर बंद क्वार्टर पर खास अंदाज में दस्तक दी। 5 सेकंड का वक्फा डालकर मेरे साथी कमांडो ने फिर उसी अंदाज में दस्तक दी। इस बार किसी ने दरवाजा खोल दिया। हम बाग में सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे। कोठरी के अंदर जलती लालटेन की लो धीमी कर दी गई थी। अंधेरे में एक आदमी दरवाजे में नमूदार हुआ। उसने हमारे साथी कमांडो से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसे अंदर ले जाने लगा तो हमारे साथी ने बाग की तरफ इशारा किया। वो आदमी ठठक गया और हमारे साथी से कोई बात की। हमारा साथी लपक कर हमारी तरफ आया। आ जाओ, गफार मिल गया है। गफारा एक पक्की उम्र का कश्मीरी काश्तकार था जो कश्मीर में हमारी कमांडो पार्टियों की कारआमद और टारगेट तक रहनुमाई करता था। कोठरी की गर्म फिजा में मिट्टी के तेल की बू रची हुई थी। एक कोने में जमीन पर कोई लिहाफ ओढ़े सो रहा था। गफारे ने दरवाजा बंद कर दिया था। कमांडो नंबर 9 और नंबर 8 ने गफारे से मेरा तारुफ कराया और बताया कि मैंने तनहा कहीं मार के मारे हैं। गफारे ने मुझसे एक बार फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कश्मीरी जबान में कुछ कहा। मेरे कमांडो साथी ने बताया कि मैं कश्मीरी जबान नहीं समझता। गफारा मुस्कराया और उसने उर्दू जबान में मेरी हुब्बुल वतनी और बहादुरी की तारीफ की। जो शख्स लिहाफ ओढ़े पड़ा था, गफारा ने उसके मुंह पर से लिहाफ हटाकर कहा, नाजो बेटी उठो, मेहमानों के लिए चाय बनाओ। लालटेन की बत्ती अभी तक धीमी थी मगर कोठरी में ज्यादा अंधेरा नहीं था। एक सफेद रंग की सेहतमंद चेहरे वाली कश्मीरी नौजवान लड़की को बाल समेटे लिहाफ से निकलते देखा। उसने कश्मीरी देहाती लड़कियों की तरह का स्याफ फरन पहन रखा था। वो कोठरी का भी दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ शायद बावर्ची खाने में चली गई। गफारा मेरे साथी कमांडो को बताने लगा कि भारतीय फौज ने हिफाजती इंतजामात पहले से बहुत सख्त कर दिए हैं। अब हर पुल की दोनों जानिब फौज ने पिकटें और पोस्टें कैंप कर रखी हैं। ऊपर पहाड़ियों पर भी इंडियन आर्मी के बैंकर बने हैं। उन्हें जरा सा भी शुबा होता है तो वो रोशनी राउंड का फायर करके मशीन गनों की अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इन पुलों के इर्द गिर्द बाज़ खुफिया जगहों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं जिनका हमें इल्म नहीं है। अब ये कश्मीरी जानबाज गफारा उस मिशन में हमारा गाइड था। इतने में उसकी बेटी नाजो हमारे लिए प्यालियों में सब्ज़ चाय बनाकर ले आई। कमांडो नंबर 8 ने जेब से नक्शा निकाला और धीमी लालटेन की रोशनी में उसे गफारे को दिखाया। गफारे ने नक्शे को गौर से देखा और एक जगह उंगली रखकर बोला, यहाँ पूरा इंडियन ब्रिगेड पड़ा है। इस जगह से थोड़ी दूर एक टेकरी पर हेलीपैड है जहाँ 2 हेलीकॉप्टर हर वक्त तैयार रहते हैं। हम खामोशी से सब्ज़ चाय पीने लगे। बड़ी खालिश चाय थी और उसमें हल्की हल्की ताज़ा खुशबू थी। गफारे की बेटी नाजो लिहाफ घुटनों तक ओढ़े चुपचाप बैठी थी। गाइड गफारा बता रहा था, इंडियन फौज के जासूस सारे इलाके में फैले हुए हैं। जरा से शक पर वो हमारे आदमियों को पकड़कर ले जाते हैं और उन पर जुल्म और सतम की इंतहा कर देते हैं। वो मशकूक आदमियों की लड़कियों और बहनों को भी ले जाते हैं। एक ना एक दिन उन पर जरूर खुदा का कहर टूटेगा। गाइड गफारा उससे पहले भी कमांडो पार्टियों को वहां से गुजार चुका था। वो रजाकाराना तौर पर यह काम करता था इसलिए कि वो पक्का मुसलमान था और दूसरे कश्मीरी मुसलमानों की तरह इस बात पर ईमान रखता था कि भारतीय फौजों ने उनके सूबे पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। वो पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत करता था। हमें अपनी झोंपड़ी में पनाह देकर वो अपने और अपनी इकलौती बेटी के लिए जबरदस्त खतरा मोल ले रहा था मगर उसका सीना जोश ईमानी से पुर था और वो इस्लाम और पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार था। मैं गफारे के जज्बे से बेहद मुतासिर हुआ।
गफारे की ज़बानी हमें यह भी मालूम हुआ कि भारतीय फौज की रेकी पार्टी यानी गश्ती दस्ते रात के वक्त घूमते रहते हैं। गाइड गफारा बोला, 1 महीना हुआ मैंने यहाँ से 2 कमांडो पार्टियों को गुजारा था। उनमें से सिर्फ एक जवान वापस आया था। उसने बताया कि उसके सारे साथी शहीद हो गए हैं। यह कहकर गफारा खामोश हो गया। हमने अपनी कमर के गिर्द बनता हुआ सारा असला उतार कर लहाफ के नीचे छुपा दिया। गफारे की बेटी नाजो उठकर झोंपड़ी से बाहर चली गई। झोंपड़ी का दरवाजा खुला तो हमें बाहर सुबह की हल्की सी रोशनी नजर आई। गफारे ने हमारा सारा असला उठाकर बावर्ची खाने में चूल्हे के पीछे एक खुफिया तहखाने में छुपा दिया। हमने बावर्ची खाने के खुरे में ही बैठकर मुंह हाथ धोए, वुजू किया, नमाज पढ़कर खुदा के हजूर अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी। नाजो ने हमारे लिए पराठे तैयार कर दिए थे। हमने मक्खन के साथ पराठे खाए और चाय पी बाहर दिन निकल आया था। हम कोठरी के अंदर ही बैठे अपने ऑपरेशन की तफसीलात तय कर रहे थे। गाइड गफारा थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो कमांडो नंबर 9 ने कहा, ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। हमें मरना तो है ही सही, लेकिन पुल को जरूर उड़ाना होगा। कमांडो नंबर 8 बोला, इससे पहले मुझे रकी पर जाना होगा ताकि पता चल सके कि इंडियन फौज की पोजीशन क्या है। तुम लोग इस झोंपड़ी में ही रहोगे। कमांडो नंबर 9 ने नंबर 8 की इस तजवीज़ पर कोई इतराज न किया। झोंपड़ी का दरवाजा खुला और गाइड गफारा अंदर दाखिल हुआ। कोठरी में अभी तक धीमी बत्ती वाली लालटेन जल रही थी। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। आते ही कहा, 2 डोगरा सिपाही इधर आ रहे हैं। मैंने उन्हें नीचे नाला पार करते देखा है। उनका रुख इस कोठरी ही की तरफ है। हम एकदम होशियार हो गए। लालटेन को फूंक मारकर बुझा दिया गया। मेरे दोनों साथियों ने लपक कर बंद दरवाजे की दर्ज में से बाहर देखा। वापस आकर कमांडो नंबर 9 ने कहा, क्या तुम हमें किसी महफूज जगह पर छुपा सकते हो? गाइड गफारा बोला, बाग के कोने में। मैंने इस मकसद के लिए एक खुफिया जगह बना रखी है। फौरन मेरे साथ उधर आ जाओ। हम कोठरी में से निकलकर कदरे झुके झुके सेब के बाग में से गुजरकर कोने में पहुंचे, जहां खुश्क झाड़, झंकाड़ और जलाने वाली लकड़ियों का ढेर पड़ा था। उस ढेर के पीछे एक टूटी हुई दीवार थी। दीवार में एक जगह गफारे ने खुश्क पत्तों के ढेर को पीछे हटाया। नीचे एक तख्ता था जो एक गटर के ढकने की तरह जमीन पर लगा था। उसने तख्ते को उठा दिया। नीचे रस्सी की एक सीढ़ी लटक रही थी, जहां बारी बारी उतर जाओ। लगता है तुम्हारे बारे में किसी ने मुखबरी कर दी है। जब तक मैं ना आऊं तुम इसी जगह छुपे रहना, जल्दी करो। हम तीनों नीचे तहखाने में छुप गया। तहखाना क्या था? बस छोटा सा तारीख गड़ा था जिसमें हम टांगे समेट कर ही बैठ सकते थे। गफारे ने तख्ता ऊपर कर दिया। गड़े में गुप अंधेरा हो गया। एक तरफ से तख्ते में सुराख था जिसमें से हल्की हल्की रोशनी और ताज़ा हवा आ रही थी। गफारा ऊपर पत्ते बखेर रहा था, मगर सुराख पर उसने पत्ते ना डाले। हमें उसके दूर जाते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हम अंधेरे गड़े में दुम साधे बैठे थे। अंधेरे में हमें एक दूसरे की आंखें ही चमकती नजर आ रही थीं। बाहर बाग में बिल्कुल खामोशी थी। कभी कभार परिंदे के बोलने की आवाज़ आ जाती थी। हम सरगोशियों में बातें करने लगे। कमांडो नंबर 9 ने इस खदशे का इजहार किया कि हो सकता है ये मुखबरी उस हिंदू CID वाले ने की हो जो जम्मू में मेरे पीछे लगा था। इस बात का इम्कान हो सकता था। हमारे कान फौजी बूटों की आवाज़ पर लगे थे, मगर अभी तक इस किस्म की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। गफारे की कोठरी हमसे ज़्यादा दूर नहीं थी। गड़े में गर्मी की वजह से हमें पसीना आने लगा। यूं ही बैठे बैठे 10 मिनट गुजर गए। बाहर भैंस के दौड़ने और गफारे की बेटी नाजो की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो कश्मीरी ज़बान में भैंस को रुकने के लिए कह रही थी। उसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। आध घंटे बाद हमें ऊपर ज़मीन पर किसी के कदमों की चाप अपनी तरफ आती सुनाई दी। हम होशियार हो गए। कमांडो नंबर 9 ने अपना चाकू कुर्ते के अंदर से निकालकर हाथ में पकड़ दिया। ऊपर से कोई पत्ते हटा रहा था। फिर किसी ने लकड़ी का ढक्कन उठा दिया। गड़े में रोशनी और ताज़ा हवा के साथ ही गफारे की आवाज़ आई, सब ठीक है, इधर कोई इंडियन फौजी नहीं आया, बाहर निकल आओ। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। उस मेन हॉल में अकड़ूं बैठे बैठे एक बार तो वाकई नानी याद आ गई थी। गड़े से निकलकर हम दरख्तों के नीचे से होते वापस कोठरी में आ गए। गफारे की बेटी नाजू कोठरी के बराबर छोटे से आंगन में भैंस के आगे चारा डाल रही थी। वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। दोपहर को गफारे ने हमें पालक और चावल खिलाए। शाम तक हमने आराम किया। गफारा चला गया था। कमांडो नंबर 9 रक्की की स्कीम तैयार करता रहा। रात हो गई थी। जब गफारा आया, वो अपनी बेटी को नीचे गांव में अपनी बहन के यहाँ छोड़ आया था।
उसने आकर बताया कि एक नया मिलिट्री कानवाई शाम को पहुंचा है। उसने हमारे साथी कमांडो नंबर 9 को मशवरा दिया कि वो आज रात रक्की पर न जाए, मगर हमारा साथी न माना और कहने लगा मिलिट्री कानवाई तो आते ही रहते हैं, हमें अपने ऑपरेशन को लेट नहीं करना चाहिए। मैं आज रात ही पेट्रोल पर जाऊंगा, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं रक्की पार्टियों के साथ अक्सर कश्मीर में आता जाता रहता हूँ। जब रात गहरी हो गई तो कमांडो नंबर 9 ने अपने देहाती लिबास के ऊपर कंबल की बुक्कल मारी, अपना वाहिद हथियार बड़ा कमानीदार चाकू कुर्ते के अंदर छुपाया और बोला, अगर मैं वापस ना आया तो कमांडो नंबर 8 मेरी जगह जाएगा। पेश की सुराग रसानी के बगैर पुल उड़ाने की कोशिश न करना, जिंदा रहा तो इस दुनिया में शहीद हो गया तो दूसरी दुनिया में मुलाकात होगी। रब रखा जवानों, हमारी आंखों में पुरजोश आंसू लहराने लगे। हमारा साथी कोठरी से बाहर निकलकर बाग के अंधेरे में गुम हो गया। गफारा ये कहकर चला गया कि वो सुबह हमारे लिए चाय लेकर आएगा। मैं और कमांडो नंबर 8 कोठरी में अकेले रह गए थे। हमने उस वक्त बारी बारी आराम करने का फैसला किया और मैं कंबल में घुसकर सो गया। 2 घंटे बाद मेरे साथी ने मुझे जगा दिया। अब वो सो गया और मैं कोठरी के दरवाजे के बाहर छुपकर पहरा देने लगा। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। खनकी काफी बढ़ गई थी। कश्मीर के नीले आसमान पर सितारे चमक रहे थे। दूर पुल वाले पहाड़ के नशेब में गहरा अंधेरा छाया था। सिर्फ चोटी पर कहीं कहीं मध्यम से बल्ब जल रहे थे। सेब के दरख्त अंधेरे में तारीक लिबादे ओढ़े चुपचाप खड़े थे। मेरे पास भी सिर्फ एक चाकू ही था। अचानक पहाड़ की तरफ से एक रोशनी राउंड का फायर हुआ और वादी का एक हिस्सा रोशन हो गया। रोशनी राउंड के फायर होते ही मशीन गन की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, कहीं हमारा साथी शहीद ना हो गया हो, ये ख्याल मेरे दिल में बार बार आने लगा। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते बुझ गया। पहाड़ी नशेब एक बार फिर तारीकी में डूब गया। हैवी मशीन गन की फायरिंग की आवाज भी रुक गई। मेरा साथी कमांडो नंबर 8 भी कोठरी से बाहर निकल आया। ये मशीन गन की फायरिंग थी। दुश्मन ने कहीं नंबर 9 को लोकेट न कर दिया हो। खुदा उसकी हिफाजत करे, मैंने आहिस्ता से कहा। हम दोनों चौकस होकर वहीं अंधेरे में बैठ गए और सेब के बाग में उस रास्ते को देखने लगे जो नीचे वादी की तरफ जाता था। उसी तरह 1 घंटा गुजर गया। हमारे साथी को अब तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन उसका हेौला अंधेरे में कोठरी की तरफ बढ़ता नजर नहीं आ रहा था। पौ फटने लगी। आसमान पर सुबह का नूर फैल गया। जो कमांडो रकी पर जाते हैं वो सुबह होने से पहले पहले हर हालत में वापस आ जाते हैं। सेब के बाग के दरख्त और उनके बीचों बीच जाता रास्ता साफ नजर आने लगा था। हमारे कमांडो साथी नंबर 9 का दूर दूर तक कहीं नामो निशान तक न था। मेरा साथी कहने लगा, कहीं वो शहीद ही ना हो गया हो सकता है पकड़ा गया हो। वो बहादुर कमांडो है, मर जाएगा, दुश्मन को मालूमात नहीं देगा। मैंने कहा, हो सकता है वो पहाड़ी इलाके में कहीं भटक गया हो। मेरा साथी बोला, वो इस तमाम इलाके को जानता है, वो भटक नहीं सकता और उसे हर हालत में सुबह होने से पहले यहाँ वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि या तो वो दुश्मन के हत्थे चढ़ गया है या वो फिर शहीद हो गया है। हम कोठरी में जाकर बैठ गए। गफारा चाय की केतली और बाकिर खानियां लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने जब सुना कि हमारा साथी कमांडो अभी तक वापस नहीं आया तो वो चाय की केतली जमीन पर रख कर बोला, रात फायरिंग की आवाज आई थी, या अल्लाह अपना फजल करना। गफारा एक तजर्बाकार गाइड था। वो अच्छी तरह जानता था कि रकी पर गया हुआ कमांडो अगर सुबह होने से पहले पहले वापस न आए तो उसका मतलब सिवाय उसके और कुछ नहीं होता कि उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया है। गफारे ने जब इस अंदेशे का इजहार किया कि अगर वो भारतीय फौज के हाथ लग गया है तो कहीं इंडियन इंटेरोगेशन की अजियत से घबरा कर सब कुछ न बता दे, तो मेरे साथी कमांडो नंबर 8 ने कहा, वो शेर का बच्चा पाक फौज का कमांडो है, मर जाएगा लेकिन जबान नहीं खोलेगा। मैं आज रात उसकी तलाश में जाऊंगा। गफारे ने प्यालों में चाय उंडेलते हुए कहा, तुम अपना टारगेट क्यों नहीं मारते? अगर तुम्हारे साथी को इंडियन फौज ने पकड़ लिया है तो तुम उसे नहीं छुड़ा सकोगे। हो सकता है तुम भी पकड़े जाओ और तुम्हारा मिशन अधूरा ही रह जाए। उस कश्मीरी गाइड ने बड़ी अक्लमंदी की बात की थी। अगर वहां पाक कमांडो रेजिमेंट का कोई अफीसर होता तो वो भी हमें यही मशवरा देता। मैंने गफारे की तायीद की और कहा, हमें पहले टारगेट पर हमला करना चाहिए जो हमारा सबसे बड़ा मिशन है।
गफारा कहने लगा, तुम लोग दुश्मन के इलाके में हो, ये तुम्हारा अपना इलाका नहीं है। यहाँ कदम कदम पर तुम्हारे लिए जान का खतरा है, तुम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अपने साथी को भूल जाओ और अपने मिशन को सामने रखो। हम खामोशी से गफारे की बातें सुन रहे थे और साथ साथ खामोशी से चाय पी रहे थे। आखिर यही फैसला हुआ कि हम आज रात टारगेट पर हमला करेंगे। गाइड ने इस खदशे का भी जिक्र किया कि अगर कमांडो नंबर 9 पकड़ लिया गया है तो यहाँ इंडियन फौज की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। भारतीय फौज गांव-गांव तलाशी लेने निकल खड़ी होगी। इस एतबार से भी तुम लोग ज्यादा देर तक इस जगह नहीं ठहर सकते, तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा रहेगा। हमने दिन का बेशतर हिस्सा बाग में छुपकर गुजारा। हमारा साथी कमांडो अभी तक वापस नहीं आया था। हमें यकीन हो गया कि या तो वो पकड़ा गया है या फिर शहीद हो गया है। तीसरी सूरत कोई नहीं हो सकती थी। भारतीय फौज के सिपाही पाक कमांडोज की तलाश में किसी भी वक्त वहां आ सकते थे। हमारी वजह से हमारे गाइड पर भी आफत नाजिल हो सकती थी। भारतीय सिपाही उसे हलाक करके उसकी बेटी को अगवा करके ले जा सकते थे। चुनांचे हम अपने मिशन पर रवाना होने के लिए रात के अंधेरे का बेताबी से इंतजार करने लगे थे। खुदा खुदा करके दिन गरूब हुआ और शाम का अंधेरा हर सू फैल गया। हमने गफारे की कोठरी में छुपे हुए ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी थी। हमने चाकू, पिस्तौल, लाइट मशीन गन और डायनामाइट के छोटे सिलेंडर अपनी कमर के गिर्द बांध लिए। 3 सिलेंडर मेरे पास थे और 3 सिलेंडर मेरे साथी की कमांडो के पास थे। हमने निस्वारी रंग के कपड़े पहन रखे थे। हमारे रंग सांवले थे, इसलिए चेहरे पर कालक मलने की जरूरत नहीं थी। गफारे ने भी काली चादर ओढ़कर उसमें अपना मुंह और सर छुपा लिया था। हम तीनों ने अपनी अपनी घड़ियां मिला ली। 3 हैंड ग्रेनेड हमारी जेबों में पिस्तौलों के साथ पड़े थे। जब रात आधी गुजर गई तो मेरे साथी कमांडो ने कहा, खांसी और बातचीत बिल्कुल बंद, अब हमें कीड़े मकोड़ों की तरह आगे बढ़ना होगा। वो जब जमीन पर चलता है तो उसकी भी आवाज पैदा होती है, मगर हमारी आवाज भी नहीं आनी चाहिए। गफारे ने टारगेट तक हमारी रहनुमाई करनी थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं इशारों में बात करूंगा, अशद जरूरत के वक्त सिर्फ हल्की सी सरगोशी करूंगा। जवाब में तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, सिर्फ अपना सर हिलाओगे। हम दुश्मन के पेट में जा रहे हैं, दुश्मन को अहमक मत समझना। उसने हमें पकड़ने के लिए जगह जगह फंदे लगा रखे हैं। दुश्मन बहुत चालाक, होशियार और हमारा जानी दुश्मन है। आओ अब अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं। हम कोठरी से आगे पीछे होकर निकले और रात के अंधेरे और गहरी खामोशी में सेब के सुनसान बाग में से गुजरते हुए शुमाल मगरिब की तरफ ढलान पर एक छोटी सी पगडंडी उतरने लगे। हमारा गाइड आगे आगे था, उसके पीछे कमांडो नंबर 8 और उसके पीछे मैं था। हम इस तरह कदम उठाए चल रहे थे कि हमारे जूतों की जरा सी भी आवाज पैदा नहीं हो रही थी। गफारा हमें ढलान से उतारकर एक घाटी में ले गया जहां छोटे छोटे बेशुमार पत्थर बिखरे पड़े थे। इन पत्थरों के पीछे छोड़ते हुए हम एक खुश्क पहाड़ी नाले में उतर गए। हम थोड़ा थोड़ा फासला डाले एक कतार में चल रहे थे। एक जगह नाले के ऊपर पत्थर का कटाव था। इस कटाव में से पानी रस रस कर नीचे गिर रहा था। हम पत्थर के किनारों को पकड़कर इस कटाव में आ गए। ये एक छोटा सा गार था। हम गार की दीवार में उगी हुई जंगली झाड़ियों के सहारे आगे बढ़ते चले गए। ये पहाड़ी के अंदर ही बहने वाला कोई गारनुमा नाला था। उसके 2-3 मोड़ मुड़कर बाहर निकले तो सामने एक ऊंचा सा खेत नजर आया। अंधेरे में खेत की फसल के टांडे हवा में हिल रहे थे। गफारा आहिस्ता से बैठ गया। हम भी वहीं फसल की ओट में बैठ गए। गाइड गफारे ने बहुत ही धीमी सांस ऐसी सरगोशी में कहा, तुम्हें यहीं बैठो, मैं आगे देखकर आता हूँ। वो अंधेरे में गायब हो गया। हमें वहां अंधेरी रात के सन्नाटे में बैठे जब 10 मिनट गुजर गए तो मुझे ख्याल आया कि कहीं ये गफारा डबल गेम तो नहीं खेल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दुश्मन से मिला हुआ है और हमें पकड़वाने वाला है। जब मैंने सरगोशी में अपने साथी कमांडो से इस खदशे का इजहार किया तो उसने सरगोशी ही में जवाब दिया। हमें इसके बारे में पूरी तरह यकीन दिलाया गया है कि वो हमारा आदमी है। वो पहले भी हमारे साथियों को गाइड कर चुका है। मैंने कहा, आखिर इंसान है, दुश्मन के मुल्क का बाशिंदा है, हो सकता है लालच में आकर डबल गेम खेल रहा हो। हम अपनी जगह से उठकर कुछ आगे आ गए। हमने अपने लंबे चाकू अपने हाथों में मजबूती से पकड़ रखे थे। फसल की दूसरी जानिब कुछ दरख्त थे जिसके पीछे पहाड़ी नशेब में बत्तियां झलमला रही थीं। ये इंडियन फौज की छावनी की बत्तियां ही हो सकती थीं।
इतने में हमें सरसराहट की बड़ी कमजोर सी आवाज सुनाई दी। हम एकदम से औंधे लेट गए और चाकू अपने आप हमारे हाथों में सीधे हो गए। मैंने अंधेरे में गफारे को पहचान लिया। वो अकेला ही था। वो हमारे पास आकर बैठ गया और सरगोशी में बोला, तुम अपनी जगह से क्यों इधर उधर हटे हो? इस तरह तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। फिर उसने बताया कि आगे एक टेकरी के मोड़ पर ऊपर 4 भारतीय सिपाही पहरा दे रहे हैं और हमें अंधेरे में उनके नीचे से होकर गुजरना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। खबरदार जरा सी भी आहट पैदा ना हो, मामूली सी भी आवाज ना आए, नहीं तो रोशनी राउंड के फायर के साथ ही मशीन गन का फायर हमें हमेशा की नींद सुला देगा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।